जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कल जो हमारी क्लास थी उसके अंतर्गत टॉपिक कराया गया था दोस्तों वर्ती और पक्ष। और वर्ती और पक्ष में किसी भी तरह का कोई डाउट अगर है या उससे पहले गद्यांश आपको कराया गया उसमें किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन टॉपिक के पहले आप डाउट ले लो। उसके बाद में फिर आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है जी। इसके साथ कल आपकी क्लास में जितने भी अभी हमने टॉपिक कराए हैं उनको अपडेट करा देंगे और नोट्स की कैटेगरी आप मंडे को चेक करना। जितने भी मुझे नोट्स आपको प्रोवाइड कराने हैं वो सारे के सारे नोट्स कल की और परसों की डेट में आपकी नोट्स की कैटेगरी में मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स किसी भी स्टूडेंट का अगर है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है।
जी। हाँ, कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। अब आपको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करोगे। मैं टॉपिक देख रहा हूं कि कौन सा आज मैं करूं जो किसी एक ग्रुप का बचा हो। ठीक है जी। जी। आज का टॉपिक है काव्य के गुण, काव्य के दोष। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा प्यारे दोस्तों काव्य के गुण। ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ल, काव्य के गुण और शब्द शक्ति। शब्द शक्ति इनको हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है जी। जब किसी पे विश्वास ही ना है, एक विश्वास करो, एक चीज, एक जगह चलो ना, कहीं भी चलो, एक जगह चलो, एक विश्वास पे चलो। मैं तो यहाँ विभाग महाविभाग ये हो रहा काम का मुझे ना बोला मगर चोरी चलनी जी। तो किसी का डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं।
चलो, तो टॉपिक है आज हमारा काव्य के गुण। इसके बारे में पढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस की तैयारी हमें करनी है, ठीक है जी। हाँ, सारे लेंगे आज, यही इसी से जुड़े हुए फिर बाकी के बचे हुए टॉपिक, ठीक है, ये आज ही कंप्लीट करेंगे। इसमें परिभाषा क्या है जी हमारी? परिभाषा है काव्य के गुण की, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले और रस की अभिव्यक्ति को सशक्त करने वाले तत्वों को काव्य का गुण कहा जाता है। तो यानी कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, तो काव्य का सौंदर्य जैसे हम अलंकार से बढ़ाते हैं, ऐसे गुण की भी प्यारे दोस्तों विशेषता काव्य के सौंदर्य को बढ़ाना। काव्य के सौंदर्य का मतलब होता है काव्य की सुंदरता को बढ़ाना था। जब भी हम कोई कविता लिखते हैं, कोई पुस्तक लिखते हैं, उसको पढ़ने के बाद इंसान के ऊपर उसका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम काव्य की सौंदर्य कह रहे हैं। किसी चीज को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति है वो किसकी वजह से होती है? काव्य के सौंदर्य की वजह से। लेकिन यहाँ काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए या रस की अभिव्यक्ति, अर्थात जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है रस के माध्यम से किसी चीज को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में, तो रस की अभिव्यक्ति, जी जी ठीक है, रस की अभिव्यक्ति को सशक्त करने वाले तत्व, रस की अभिव्यक्ति को सशक्त करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? काव्य के गुण कहते हैं। इसके साथ जिनके कारण कोई काव्य रचना प्रभावशाली बने, कोई भी पुस्तक, कोई भी कविता अगर रचना प्रभावशाली बनती है, वो फेमस होती है, उसमें सरसता के कारण, उसकी मधुरता के कारण, ठीक है, वो सुंदर बनती है, तो उसमें किसका रोल होता है? काव्य के गुणों का रोल होता है। किसका रोल होगा? काव्य के गुणों का। भामा दंडी और आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों के 3 मुख्य प्रकार माने गए। भामा कौन है? अलंकार के प्रतिपादक। इस पूरी दुनिया के सामने अलंकार के कॉन्सेप्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इस पूरी दुनिया के सामने अलंकार के कॉन्सेप्ट को लाने वाले व्यक्ति का नाम है आचार्य भामा। आचार्य मम्मट ने भी भामह के बाद में अलंकार का ही प्रतिपादन किया था। जो कमी आचार्य भामा ने छोड़ी
वो आचार्य मम्मट ने पूरी की। आचार्य दंडी और आचार्य भामा और ये तीनों ही अलंकार से संबंधित है, लेकिन संख्या मानी है तो ये तीनों आचार्य किसके हैं? संस्कृत काव्य शास्त्र के। तो इन्होंने काव्य के गुणों की संख्या 3 मानी है, जिसमें एक ओज गुण होता है जो वीर रस की कविताओं में पाया जाता है, प्रसाद गुण होता है जो शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, और माधुर्य गुण होता है जो श्रृंगार रस की कविताओं में पाया जाता है। तो ओज, प्रसाद और माधुर्य, हिंदी के अंतर्गत हम 3 ही इन गुणों की चर्चा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के अनुसार गुणों की संख्या 10 भी बताई गई है। जैसे आपका आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई है। तो यहाँ ओज जो गुण है इसकी विशेषता क्या होगी? ओज गुण की, इसमें शक्ति का बोध होगा, उत्साह का संचार होगा, तेज और प्रभाव। ठीक है, जैसे वीर रस की कविता है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो इसमें क्या है? शक्ति भी है, उत्साह भी है, तेज भी है और प्रभाव भी है। इसलिए इस कविता का जो गुण है वो गुण ओज है, और रस इसके अंदर जो है वो वीर रस है। मुख्य रस इसका कौन सा होता है? वीर रस, अर्थात क्रोध में कोई चीज बोलनी होती है, रौद्र में, या उत्साहपूर्ण किसी चीज को हमें लाना होता है, तो वहां हम ओज गुण का प्रयोग करते हैं। जब काव्य में शक्ति, बल, उत्साह, प्रेरणा और तेजस्विता और गंभीरता हो तब उसमें ओज गुण होता है। तो यहाँ काव्य का अर्थ कविता भी है, पुस्तक भी है, ग्रंथ भी है। तो जब भी आप किसी भी रचना में आप शक्ति का संचार कर रहे हो, उसमें बल ला रहे हो, उत्साह, प्रेरणा या तेजस्विता, या फिर उसमें गंभीरता का वर्णन है, तो उस कविता में, उस रचना में, उस पुस्तक में या उन वाक्य के समूह में ओज गुण होगा। तो ओज गुण का संबंध किससे हुआ? शक्ति, उत्साह, तेज और प्रभाव से। ओज गुण के लक्षण क्या होंगे? शब्द कठोर होंगे, भारी होंगे और दृढ़ होंगे। अर्थात आप वीर रस की कविताओं को धीरे से नहीं गा सकते, तो उसमें शब्द कठोर होंगे, भारी होंगे और दृढ़ होंगे। जैसे आपने हरिओम पंवार वीर रस के आधुनिक कवि माने जाते हैं, उनकी कविता सुनना आप। तमाम महापुरुषों पर और भारत पाकिस्तान की लड़ाइयों पर उन्होंने अनेक वीर रस की कविताएं लिखी है। तो हरिओम पंवार को जब आप सुनोगे तो उसमें उनकी कविताओं में ओज गुण मिलेगा और वीर रस मिलेगा। जबकि कुमार विश्वास की जो ज्यादातर कविताएं हैं वो श्रृंगार रस में है। तो यानी कि जब शब्द कठोर होंगे, भारी होंगे, चिल्ला के बोलेगा, ठीक है, एकदम से बहुत ज्यादा प्यार दोस्तों धीरे से बोलने के बाद में किसी पर्टिकुलर चीज पर प्रभाव डालने के लिए उसमें शब्द को कठोरता, भारीपन और दृढ़ हो जाते हैं। ध्वनि प्रभावशाली होगी, दूसरे इंसान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, शक्तिशाली होगी, आपके अंदर उत्साह, जोश आ जाएगा। जैसे आमतौर पे 15 अगस्त, 26 जनवरी को प्यार दोस्तों हम जो रेडियो पे या किसी भी प्यार दोस्तों टेलीविजन चैनल पर जो हम तमाम गीत सुनते हैं वो देशभक्ति से परिपूर्ण होते हैं, और उस देशभक्ति से परिपूर्ण गीतों में ध्वनि शक्तिशाली होती है, ये आपको ध्यान रखना, और प्रभावशाली होती है। वर्णन में वीरता और जोश होगा, अर्थात हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमने जो तमाम युद्ध लड़े हैं और वीर गति को यह शहादत जो दी है, उसके ऊपर जितने भी गीत है, जितने भी भजन है, जितने भी गाने हैं, तो उन सब में प्यार दोस्तों ये तीनों ही कंडीशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो ओज गुण और वीर रस से जुड़े होते हैं। ओज गुण के उदाहरण क्या है? शत्रु हृदय कंपायमान है, रणभेरी गगन गुंजाए हैं। तो यहाँ रणभेरी युद्ध की स्थिति को प्रकट करता है। यहाँ शत्रु हृदय कांप रहा है, तो ये अपने आप में वीर अर्थात ओज गुण है। गगन गुंजार, तो यहाँ गगन आसमान में गुंजायमान है। जब तक ना जले दीप दिया नहीं जलता, ठीक है, धूल चट कर शत्रु में भागे, रणभूजी सजी वीरों से। इसमें वीर शब्द आ गया, रणभूमि शब्द आ गया, शत्रु के भागने की बात हो गई, धूल चटाने की बात हो गई, इसीलिए वीर रस और ओज गुण से संबंधित। प्रसाद गुण, प्रसाद गुण में क्या खासियत है? सरलता होगी। क्यों? क्योंकि ये शांत रस, ठीक है, और नीति के वाक्यों में पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? प्रसाद में सरलता होगी, स्पष्टता होगी और प्रवाह रहेगा। यानी कि जिस चीज को आप बहुत ही पेशेंस के साथ में और बहुत ही सौम्यता के साथ प्रस्तुत करते हो, तो वहां प्रसाद गुण पाया जाता है। और प्रसाद गुण कौन से रस में होगा? शांत रस में। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है,
अर्थात जब आप किसी साधु की, सन्यासी की, तपस्वी की, मुनि की, ऋषियों की बातों को सुनोगे या उनके सुभाषित सुंदर वचन सुनोगे तो वहां पे प्रसाद गुण होगा और शांत रस होगा। यानी कि जब जीवन से मुक्ति की बात हो, जब मोह माया लोभ लालच से विरक्ति की बात हो, जब संसार में जीवों की नश्वरता का वर्णन हो, तो उस कंडीशन में हम शांत रस और प्रसाद गुण का प्रयोग करते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे जो नीति वाक्य हैं, जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, आपको परोपकार करना चाहिए, सदाचार का आचरण अपनाना चाहिए, उस तरह के जो नीति वाक्य होते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो नीति देते हैं, जो सही रास्ता मार्ग पथ प्रदर्शक बनने का काम करते हैं, तो उनमें प्रसाद गुण पाया जाता है। जब काव्य सरल, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण हो और पाठक को बिना रुकावट के समझ में आ जाए, तब उसमें प्रसाद गुण होता है। तो यानी कि इसमें उत्साह नहीं होगा, इसमें जोश नहीं होगा, इसमें प्रभाव नहीं होगा, इसमें बल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वीर नहीं बल्कि शांत रस में पाया जाता है। तो इसलिए शांत रस में कौन सा गुण होता है? प्रसाद। और वीर रस में कौन सा होता है? ओज। नीति वाक्य जो सूक्ति है, कोटेशन है, ठीक है, उन सब में क्या है? प्रसाद गुण। अब जैसे बहुत सारे ध्येय वाक्य है, उठो जागो और तब तक परिश्रम करो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, ये नीति वाक्य है। लेकिन कुछ ऐसे नारे होते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो जो नारा है, जन्म स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, वो सब ओज गुण से संबंधित है। इंकलाब जिंदाबाद ओज गुण से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे ध्येय वाक्य होते हैं, ऐसे बहुत सारे नारे होते हैं जो बड़े ही सौम्यता से, बड़े ही सरलता से, सहजता के साथ में जिनका हम प्रयोग करते हैं शांत रस में रखकर, तो वहां पर प्रसाद गुण पाया जाएगा। प्रसाद गुण का लक्षण क्या है? और सामान्य होगी, अलंकार व शब्दों का प्रयोग संतुलित होता है, नहीं करते हैं, पाठक बिना प्रयास किए ही अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो बिना प्रयास किए ही, क्योंकि इसमें शब्दों के सामान्य अर्थ लिए जाते हैं, घुमा फिरा के प्रसाद के अंतर्गत बात को नहीं कहा जाता है। तो जहां सामान्य सरलता पूर्वक हम अपनी बात को, अपने भाव को प्रकट कर पा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? प्रसाद गुण। जी जी, इसमें क्या है? जो भरा नहीं है, भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये क्या कहलाए? आपका प्रसाद गुण। जो भरा नहीं है, भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, तो ये क्या है? प्रसाद। साँच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे थे? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये शांत रस और नीति वाक्य, तो वो शांत रस और नीति वाक्य के रूप में ही हमने यहाँ प्रयोग किया है। सतलोक में रहता है जो वही सच्चा ज्ञानी है, तो यहाँ सच्चे ज्ञानी की बात है। यहाँ झूठ और पाप की बात है, तो ये क्या कहलाया? प्रसाद गुण और शांत रस कहलाया, ठीक है। तो सरलता होगी, सुगमता होगी, आसानी से चीजों को कहेंगे, ठीक है। सरलता, सुगमता, ये मुझे चाहिएगा, ये मुझे। जी, माधुर्य गुण तीसरा कोमलता होगी। क्यों? क्योंकि ये श्रृंगार रस में पाया जाता है। लय होगा, सौंदर्य होगा, भावुकता होगी, मनोरंजन होगा, आनंद होगा। तो माधुर्य कहाँ है? श्रृंगार रस में है और करुण रस में माधुर्य है। जब काव्य में कोमलता हो, लय हो, स्निग्धता हो, सौंदर्य हो, भावनात्मक हो, तब उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है। चाहे भावनाओं का संचार हो, भावनाएं उमड़ रही हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की बात हो, रति स्थायी भाव हो, तो वहां कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण। ध्वनि मधुर होगी और कोमल होगी। जहां ध्वनि मधुर है, कोमल है, शब्द वर्णन भावुक है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्रकृति का वर्णन हुआ है, साज सजावट का वर्णन हुआ है, तीज त्योहारों का वर्णन हुआ है, श्रृंगारिक विषय वस्तुओं का वर्णन होता है,
ठीक है, भावनाएं कोमल होगी, ठीक है, शब्दों के माध्यम से कोमल भावनाओं को प्रकट किया जाएगा, तो वहां माधुर्य गुण पाया जाता है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो ये क्या है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है। श्याम रंग में भीगा मन, तो श्याम रंग में भीगा मन, तो ये आनंद सब रस फीके लागे। तो श्रृंगार की विषय वस्तु, श्रृंगार अर्थात प्रेम का वर्णन, चंदन सी तन्हाई, यहाँ तन्हाई है, यहाँ भीगा मन है, और यहाँ माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। दिए गए शब्द भी बता देते हैं कि वहां कौन सा रस और कौन सा गुण होगा। माखन खायो माधुर्य, भीगा मन माधुर्य, तन्हाई माधुर्य, गगन की छांव मिली, ठीक है, या जुल्फों की छांव मिली, ये सब माधुर्य, श्रृंगार, रति, प्रेम जहां वर्णन है, माधुर्य गुण है। काव्य में गुण किसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, वर्ण का, रस का, छंद का, अलंकार का। तो काव्य में गुण रस का बढ़ाते हैं, क्योंकि ये रस से सीधे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए प्रत्येक गुण में कोई ना कोई रस पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसाद गुण किसकी विशेषता बताएगा, शक्ति और जोश, ये तो अपने आप में ओज गुण का लक्षण है। स्पष्टता, सरलता, भावुकता या फिर मधुरता, तो अभी आपने प्रसाद गुण में क्या पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे मधुरता का वर्णन श्रृंगारिक चीजों में, अर्थात इसको प्रसाद गुण की विशेषता चाहिए, और प्रसाद गुण की विशेषता में आपने यहाँ पे क्या किया, सहज सामान्य होगी, ये आपको ध्यान रखना है। पाठक बिना प्रयास किए अर्थ ग्रहण करेगा, ये लक्षण है। और ये प्यारे दोस्तों प्रसाद गुण की विशेषता, सरलता, स्पष्टता और प्रवाह। तो जहां सरलता होगी, विचारों में स्पष्टता होगी, विचारों में प्रवाह होगा, काव्य सरल, स्पष्ट, प्रवाहपूर्ण होगा, पाठक को बिना किसी रुकावट के, बिना व्यवधान के जहां समझ में आ जाए, तो क्या कहलाता है, प्रसाद गुण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया आपका स्पष्टता, सरलता, अर्थार्थ, प्रवाह। प्रसाद गुण की शक्ति और जोश, ये ओज गुण की है। भावुकता और मधुरता, ये आपकी श्रृंगार की है, अर्थार्थ माधुर्य। तो ये किसकी हो जाएगी, आपकी माधुर्य गुण, और ये किसकी हो जाएगी, आपकी शक्ति और जोश, ओज गुण। इसमें कौन सा गुण होगा, ओज गुण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में कौन सा गुण है, तो यहाँ माखन खायो, तो इसमें श्रृंगारिकता है, माधुर्य है, तो इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर माधुर्य गुण, क्योंकि श्रृंगार तो रस है। वो गुण आपसे पूछ रहा है, तो गुण पर ओज, प्रसाद और माधुर्य तीन ही होते हैं। अगर रस पूछता तो आप बताते श्रृंगार, और गुण पूछ रहा है तो आप बताओगे माधुर्य। अगर इस तरीके से चीजें समझ में आ रही है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। ओज गुण का संबंध मुख्यतः किस रस से है, तो ओज गुण का संबंध होता है हमारा वीर रस से। किससे होगा, वीर रस से होगा। राइट आंसर हो गया आपका बी। सत्यमेव जयते, इस कथन में कौन सा गुण है, तो सत्य की जीत होती है। तो जहां पे प्यारे दोस्तों ये ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, या फिर अलंकार, क्योंकि वो गुण पूछ रहा है, तो सत्य की जीत होगी। तो इसके अंतर्गत क्या है प्यारे दोस्तों, हमारा जहां पर हम शांत मन से किसी सुक्ति का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रसाद। सत्य की विजय, सत्य सत्य के बारे में बता रहे, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। काव्य के गुण कितने मुख्य माने गए हैं, काव्य के 3 माने गए हैं, प्रसाद, माधुर्य और ओज। काव्य में माधुर्य गुण किस रस में प्रमुख होता है, श्रृंगार जो रस होता है उसमें माधुर्य गुण प्रमुख होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वीर और रोद रस में क्या पाया जाता है, ओज, ये ध्यान रखना है। वीर में और रौद्र में क्या है, ओज, ठीक है जी। इसके साथ यहाँ पे श्रृंगार के अंतर्गत क्या है, माधुर्य। राइट आंसर आपका सी।
काव्य गुणों का उद्देश्य क्या है? रस को हटाना, कविता की लंबाई बढ़ाना, काव्य को सुंदर बनाना। तो काव्य में सौंदर्यता लाना, काव्य को सुंदर बनाने का काम एक तो अलंकार करते हैं और दूसरे प्यारे दोस्तों काव्य के गुण करते हैं। धूल चटाती शत्रु को, तो इसमें धूल चटाने की बात हो रही है, ठीक है, शत्रु की बात हो रही है, तो इसमें क्या कहलाएगा? ओज गुण कहलाएगा और वीर रस कहलाएगा। काव्य गुणों की चर्चा सर्वप्रथम किसने की? मम्मट, भामा, विश्वनाथ या भरत मुनि? काव्य गुणों की सर्वप्रथम जो रचना की थी वह आचार्य भरत मुनि ने की थी, लेकिन उन्हीं की बाद में व्याख्या मम्मट के द्वारा, क्योंकि इनमें से भरत मुनि ही सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले काव्य गुणों के बारे में भरत मुनि ने बताया, इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे भामा जो कि अलंकार के प्रवर्तक प्रतिपादक हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो ये क्या है? ये सुक्ति है, कोटेशन है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद। तो इसमें कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है इसमें, ठीक है, क्योंकि श्रृंगारिक चीजों को नहीं बता रहा है, ये वीरता से जुड़ा हुआ उत्साह नहीं है। तो ये क्या कहला है? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। नदी अपना पानी नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, ठीक है। तो यहाँ परम पर हर मनुष्य धर्म नहीं भाई, सब ये प्रसाद गुण से संबंधित। जब भाषा में बल, उत्साह, प्रेरणा हो तो वहां कौन सा गुण होगा? जब आप बल, उत्साह, प्रेरणा की बात करोगे तो वीर रस रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान और हरिओम पवार, ये सब ओज, बल, उत्साह और प्रेरणा की कविताएं वीर रस से, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो गया आपका बी। प्रसाद गुण का संबंध किस प्रकार की भाषा से है? तो प्रसाद गुण का है कठिन, क्लिष्ट है, सरल, स्पष्ट है। तो राइट आंसर क्या है? सरल है, स्पष्ट है, तो क्या कहलाता है? प्रसाद गुण। काव्य गुणों में माधुर्य का अर्थ होता है जो शक्ति, मिठास और कोमलता। जहां मिठास होगी, जहां कोमलता होगी, वहां श्रृंगारिक चीजें होगी, वहां माधुर्य गुण होगा। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी। ओज गुण में प्रयुक्त शब्द बताइए क्या है? ओज में कठोर और प्रभावशाली का हम प्रयोग करेंगे। ओज में प्रभावशाली। कोमल का प्रयोग कहाँ होगा? कोमल का प्रयोग माधुर्य में होगा। सरल का प्रयोग प्रसाद में होगा, प्रसाद गुण में। और प्रभावशाली, कठोर और वीरता से जुड़े हुए का वर्णन कहाँ होगा? ओज गुण का, कठोर और प्रभावशाली। कौन सा गुण रस, अलंकार और छंद के साथ मिलकर काव्य को पूर्ण बनाता है? तो कौन सा गुण है जो रस, अलंकार और छंद के साथ मिलकर काव्य को पूर्ण बनाएगा? वाच्यता, गुण, गेयता और नायकता। तो राइट आंसर क्या है? ये अपने आप में जो गुण हैं, यानी कि हम रस के साथ में, अलंकार के साथ, छंद के साथ काव्य में एक और प्रयोग करते हैं, वो है गुण। और गुण किसे कह रहे हैं? जो रस की स्थिरता, रस के प्रभाव को, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है। कोमलता भाव, कोमल शब्द, कोमल लय, यानी कि लय का प्रयोग, कोमल शब्दों का प्रयोग, कोमल भावों का प्रयोग कहाँ होगा? माधुर्य के अंदर, श्रृंगार रस के अंदर। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो वीर रस की कविता और वीर रस के अंतर्गत ओज गुण का वर्णन किया जाता है। निम्न में से कौन सा गुण स्पष्टता प्रदान करता है? तो जहां स्पष्टता होगी, सरलता होगी, वो क्या कहलाता है? वो प्रसाद गुण है, जिसको हम आसानी से समझ लेते हैं। 3 प्रमुख काव्य गुण कौन कौन से होते हैं? ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 ही प्रमुख या मुख्य गुण होते हैं। तो ये थे आपके यहाँ 20 क्वेश्चंस, और इन्हीं 20 क्वेश्चन में से पेपर में आपके पूछा जाएगा। क्लियर? तो अगर काव्य के गुण समझ में आ गए हो तो एक बार आपको सारे स्टूडेंटों को ओके करना है, यस करना है। काव्य के गुण अगर समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंटों को ओके करना है। हिंदी में काव्य के गुण और शब्द शक्ति, तमाम जो एग्जाम हैं आपके, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए
ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना है काव्य गुणों के परिप्रेक्ष्य में। उसके बाद में शब्द शक्ति वाला टॉपिक लेंगे। काव्य गुण के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य स्वभाव मात्र है। ये कह रहा है जो सही नहीं है, जो सही नहीं है उसको छांटना है। गुण रस के उत्कर्ष है, काव्य के शोभाकारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। तो माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य अर्थात काव्य के 3 गुण सबको मान्य है। काव्य शास्त्र में काव्य के गुणों का विवेचन नहीं मिलता। ये अपने आप में जो कह रहा है ये गलत है। काव्य शास्त्र में ही काव्य के गुणों का वर्णन है। गुण रस के उत्सर्ग है, तो रस जो उत्पन्न करने में जो बड़ी भूमिका निभाते हैं वो काव्य के गुण ही है। काव्य की शोभा बढ़ाने के तत्व के रूप में इस्तेमाल होते हैं। गुण काव्य का आंतरिक सौंदर्य बढ़ाते हैं, जबकि अलंकार बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। तो गुण का काम क्या है? काव्य के आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाना, और अलंकार का काम है काव्य के बाह्य सौंदर्य को बढ़ाना। लेकिन जो कथन सही नहीं था, काव्य शास्त्र में काव्य के गुणों का विवेचन नहीं है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10, और रस कितने माने हैं? 8, और मुख्य जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं? 3। सबसे पहले विवेचना किसने की गुणों के बारे में? वो है प्यारे दोस्तों आचार्य भरत मुनि। इनमें से किस आचार्य ने काव्य के गुणों की संख्या 10 मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या क्या मानी है? 10। आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने होते हैं? आचार्य भरत के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10 गुण भरत मुनि ने माने हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया। आचार्य मम्मट ने काव्य के गुण कितने माने हैं? 3। आचार्य मम्मट ने, दंडी ने और भामा ने, इन तीनों ने ही काव्य के गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। सही युग में चिन्हित कीजिए। वेदर्भी का संबंध, ये शैली है, आपको ध्यान रखना है। वेदर्भी, गोड़ी, पांचाली, ये सारी की सारी क्या है? शैली, लिखने का तरीका। और यहाँ माधुर्य, तो ये सही युग में चिन्हित करना है। तो जो गोड़ी रीति होती है प्यारे दोस्तों, उसमें हम प्रसाद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोड़ी रीति प्रसाद से संबंधित है। ठीक है, वेदर्भी का माधुर्य है, गोड़ी का माधुर्य है, पांचाली का ओज है, गोड़ी का प्रसाद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका डी। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, तो इस तरह की कविताएं प्यारे दोस्तों हरिओम पवार भी गाते हैं। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पुरुष हुंकार उठा था, और मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। तो इसमें क्या है? ओज और वीर रस की कविता है। कैसे पहचान सकते हैं? टाइगर हिल, ठीक है जी, सीमा, शहादत, चट्टाने गरजने लगी, जाग उठना, शेर बब्बर, पुरुष हुंकार, लहू पुकार उठा, मातृभूमि, बलि वेदी। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है इसमें वीर रस और ओज गुण है। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो, ओज गुण है। तो ये क्या करेगा? वीर रस की कविताएं सुनोगे तो स्फूर्ति का संचार होगा और चित्त में तेज उत्पन्न होगा वीर रस की कविताएं सुनने से। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज गुण प्रधान होता है। इसके बाद चिक रही मरकट भालू, छलबर करी जेही खल जीरी, पंक्ति में काव्य का गुण बताएं। इसमें ओज की कोई बात ही नहीं है, श्रृंगारिकता की कोई बात नहीं है, इसमें समझाने की बात है। इसीलिए क्या है? प्रसाद गुण है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, बाता मुझे सो नव मित्र सा, देख लूँ उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो ये क्या है? माधुर्य है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम वर्णन हो रहा है, देखूं उसे मैं नित बार बार। तो ये क्या कहलाया?
माधुर्य। कंकन किकनी नुपुर ध्वनि, तो ये नुपुर हमें बता रहे हैं, ये ध्वनि सुनी हमें बता रही है, राम का हृदय हमें बता रहा है कि यहाँ पे किसका वर्णन है, माधुर्य, श्रृंगारिकता का वर्णन है। निरख सखी रे खंजन आए, तो यहाँ सखी और खंजन की बात हो रही है, मन के बहाने की बात हो रही है, इसमें माधुर्य अर्थात श्रृंगार रस। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत। तो यहाँ बसंत जो है, ठीक है, कलिका की जो बात है वो किसकी है, माधुर्य अर्थात श्रृंगार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो यहाँ मुरली को छिपाया जा रहा है, भौं से इशारा किया जा रहा है, देने के लिए कहते हैं, मना करते हैं। तो श्रृंगार रस और माधुर्य गुण है। रुड़ गिरी गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर सूंड गिरे। तो यहाँ पे कट कट अवनी कहते हैं पृथ्वी को, सूंड गिरे इसका मतलब युद्ध का वर्णन है। तो युद्ध का वर्णन होगा तो क्या हो जाएगा, ओज अर्थात वीर रस। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, अरि मतलब शत्रु, लड़ते लड़ते शत्रुओं के झुंड गिर गए। तो यहाँ लड़ने की बात है, तो स्वाभाविक बात है, बिना जोश के, बिना उत्साह के, बिना वीरता के लड़ाई नहीं होगी। ईमानदारी तुरंग सरंग से प्रभुत शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुझला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है और उसमें श्रृंगार नहीं होगा, उसमें प्रसाद गुण भी नहीं होगा, वो होगा ओज, वीर रस से परिपूर्ण। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज, तो यहाँ मन की बात हो रही है, ठीक है जी, यहाँ संपत्ति सलील की बात हो रही है, तो माधुर्य। यहाँ सीता और राघव भगवान श्री राम, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर माधुर्य अर्थात श्रृंगार। वह कौन हमें ललकार रहा है, तो यहाँ ललकारने की बात है, रक्त की बात है, इसीलिए यहाँ नसों में रक्त अभी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ओज अर्थात वीर रस। अमीय हला हल मंद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी प्रत जयी चित एक बार। श्रृंगार माधुर्य। रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पे प्रेम की बात है, और जहाँ प्रेम की बात है वहाँ श्रृंगार है, वहाँ माधुर्य है। मैं कण कण में घोल रही अली आंसू से मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही। यहाँ पलक सपना प्यार, ये हमें बता रहे हैं, पलक सपना प्यार कि यहाँ माधुर्य अर्थात श्रृंगार। क्षमा शोभती भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन हो, विष रहित हो, विनित सरल हो। तो ये क्या है, प्रसाद है। इसमें क्या है, विश्व रहित, जहर से रहित है, विनित विनम्र स्वभाव का हो, सरल हो। तो जहाँ सरलता हो, स्पष्टता हो, तो वो क्या कहलाता है, प्रसाद गुण, शांत रस। हो स्वसित पवन उन्नयन पिता पक्ष में तुमुल, एक तरफ वृक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। तो यहाँ वाष्प को उड़ाने की बात है, तरंग भंग उठते पहाड़ की बात है। तो यहाँ पे चढ़ता जल है, तो इसको क्या कहेंगे, ओज अर्थात वीर रस। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, और पानी प्रत को हाथ छुओ नहीं, नैनी से जल धोए। तो ये क्या है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, और वियोग श्रृंगार में क्या है, यहाँ पर माधुर्य। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी। मधुमेह बसंत जीवन वन के बह अनित की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पैरों में। तो इसमें यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से श्रृंगारिकता का वर्णन, नैनों की नीलम घाटी, माधुर्य का वर्णन, शिखर दिग्गज डोलमयी अली लोल सागर भरे। तो ये अपने आप में क्या है जी, माधुर्य का वर्णन है। करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस वेश की, एक मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण सर्वेश की। इसमें मातृभूमि की बात है। इसमें क्या है, ओज वीर, वह रीति जो समस्त गुणों से युक्त है। तो समस्त गुणों से युक्त रीति वेदर्भी होती है, और कालिदास वेदर्भी रीति के ही सबसे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं।
ओज गुण से युक्त दीर्घ समास रीति, तो ओज गुण से युक्त दीर्घ समास रीति जो है प्यारे दोस्तों वो लाठी रीति कहलाती है। इसके बाद निम्न में से मध्यम मार्ग रीति किसे कहा जाता है, तो मध्यम मार्ग रीति पांचाली रीति को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद शब्द शक्ति, पहले शब्द शक्ति पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब किसको लेना है हमें, शब्द शक्ति को। तो शब्द शक्ति क्या है जी, रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने शब्द शक्ति के बारे में लिखा है, जो सुनत पढ़े सो शब्द है और समझ पढ़े तो अर्थ। और तो यहाँ शब्द और उसका अर्थ को ही शब्द शक्ति कहते हैं। जो आप सुन रहे हो वो शब्द है, और जो समझ रहे हो वो उस शब्द से निकलने वाले अर्थ हैं। जो सुनाई पड़े वो शब्द है, तथा उससे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ कहलाता है। तो प्रत्येक शब्द के पास 3 तरह की पावर होती है, इसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। जो ध्वनि सुनाई पड़ती है वो शब्द है, जो सुनी हुई ध्वनि से संकेत या मतलब ग्रहण करते हैं उसको अर्थ कहते हैं। शब्द से अर्थ का बोध जो होता है, तो शब्द बोधक होता है और अर्थ बोध्य होता है। पूछेगा बोध्य बोधक संबंध किसमें होता है, तो बोध्य बोधक संबंध शब्द और उसके अर्थ में होता है। अब जैसे हम पानी शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में करते हैं, पानी जल भी है, पानी लज्जा और शर्माना भी है, पानी जीवन भी है, पानी इज्जत भी है। तो आज ब्लू है पानी पानी पानी, इसमें पानी शब्द का अर्थ जल ही है। रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संबंध में इज्जत है, चून के संदर्भ में जल है। और मैं पानी पानी हो गई, यहाँ पानी का अर्थ लज्जित होना है। तो इसलिए हम जब एक शब्द का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग प्रयोजन में उद्देश्यों में प्रयोग करते हैं, तो वो उसका पता हमें शब्द शक्ति के माध्यम से चलता है। तो शब्द के साथ कोई ना कोई अर्थ जुड़ा होता है, तो शब्द को हम बोधक कहते हैं, जो बोध कराने वाला है, समझ कराने वाला है, ज्ञान कराने वाला है। और बोध्य जिसका बोध कराया जाए, अर्थात इस शब्द का यहाँ हम ये मीनिंग लेने हैं, तो पानी का अर्थ कब जीवन लेना है, पानी का कब जल अर्थ में लेना है, पानी का कब मोती के संदर्भ में चमक लेना है, पानी का अर्थ इज्जत लेना है, तो वो क्या है, वो बोधक के ऊपर बोध्य के ऊपर डिपेंड करता है। मिठाई और चाट सुनने से मुख में पानी का आ जाना, सांप और भूत सुनने से मन में भय आ जाना। सांप और भूत, तो सांप और भूत जैसे ही कहे तो डर उत्पन्न हुआ। मिठाई चाट जैसे कहा पानी आ गया मुंह में, ठीक है। तो मुंह में पानी आना का मतलब ये नहीं कि वो जल जो पिया था वो वापिस आ गया, मुंह में पानी आना का मतलब खाने की इच्छा होना। तो यहाँ देखो पानी का अर्थ आप एक अलग संदर्भ में ले रहे हैं, ठीक है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है, जिनसे हम शब्दों का मीनिंग ग्रहण करते हैं। ऐसी पावर को आपको ध्यान रखना, शब्द शक्ति कहा जाता है। संक्षेप में इसको वर्ती भी कहते हैं, इसको व्यापार भी कहते हैं। तो शब्द शक्ति के 2 और नाम है, एक वर्ती और दूसरा क्या है, व्यापार। शब्द जितने प्रकार के शब्द उतने प्रकार की शक्ति। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, एक वाचक होता है, एक लक्षक होता है और एक व्यंजक होता है। वाचक से हम शब्द का अर्थ वाच्यार्थ लेते हैं, लक्षक से लक्षणार्थ अर्थ ग्रहण करते हैं और व्यंग से व्यंग्यार्थ अर्थात कमेंट है। शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, शब्द का किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ, किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ, जैसे हमने शेर कहा तो शेर का अर्थ क्या ले लिया हमने, जानवर पशु। किसी भी शब्द का लक्षणार्थ उसके गुण वाला अर्थ होता है, जैसे शेर का अर्थ हमने ताकतवर लिया, ये बब्बर शेर है हमारे यहाँ का, ये शेर दिल है। तो शेर का अर्थ साहसी पराक्रमी लेना लक्षण है, और शेर को जंगल का राजा कहना व्यंग। यानी कि जो शेर शब्द लिया, उस शेर शब्द का प्रयोग हम 3 संदर्भों में कर रहे हैं। एक शेर यहाँ जानवर है, एक शेर ताकतवर साहसी पराक्रमी है, ये हमारे घर का शेर है, हमारे गांव का शेर है। चलो आज आप अपने गांव के शेर से मिलाता हूं, तो वो क्या है, वो लक्षणार्थ है। और शेर जंगल का राजा है, तो एक जंगल में एक ही राजा हो सकता है, तो ये क्या है, ये व्यंग है। शब्द और अर्थ के अनुसार शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है।
एक का नाम अभिधा है, दूसरे का लक्षणा है और तीसरे का क्या है, व्यंजना। वाचक और अभिधेय अर्थ वाच्यार्थ होता है, अभिध्यार्थ होता है, मुख्यार्थ होता है और शक्ति होगी आपकी अभिधा। तो अभिधा शब्द शक्ति में जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, वाच्यार्थ के। हाँ, प्रयागराज में आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, इस संडे जरूर। मैंने सेंटर को कल ही फाइनल किया है, गूगल फॉर्म में भी आपको उसका पता चल जाएगा। एक बार मैं भी एड्रेस आपको बता देता हूं। प्रयागराज में मेरे एक साथी है, उनके यहाँ में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा हूं। जी, सत्यम क्लासेज, राम मोहन प्लाजा, ठीक है जी, ये कटरा प्रयागराज में है। कटरा प्रयागराज में सत्यम क्लासेज राम मोहन प्लाजा में आपका संडे को प्रयागराज वाले उसके आसपास के सभी बच्चों का यूपीएसआई का पेपर होना है, ठीक है जी। तो ऑफलाइन आपका पेपर होगा, आपको एमआर शीट पेपर वहीं पे मिलेंगे, आपको पेन लेके जाना है, बाइक वगैरह लेके जाओगे, ठीक है। तो वहां पे पार्किंग की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चार्ज किसी भी तरह का आपको नहीं देना है, ना मोबाइल जमा करने का देना है, ठीक है, ना पार्किंग का देना है। तो आप आराम से अपना फोन को स्विच ऑफ करके फोन पास में रख के आराम से आपको ईमानदारी से पेपर देना है। अर्थ क्या है, वाच्यार्थ है, अभिध्यार्थ और मुख्यार्थ, ये किस में होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, जहां पे हमें सामान्य अर्थ लेते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में जो अर्थ ग्रहण करते हैं उसको लक्षणार्थ कहते हैं। इसको लक्षक और लाक्षणिक भी बोले जाते हैं शब्द। तो लक्षणा शब्द शक्ति के शब्द क्या कहलाएंगे, लक्षक अर्थात लाक्षणिक, जो गुण के अर्थ को बताता है, और जिससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, लक्षणार्थ। इसके बाद तीसरा क्या है हमारा, व्यंजक शब्द कहलाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति होगी, व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ, व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ, इससे हम इस व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ ग्रहण करते हैं जो कमेंट में होता है, ठीक है जी। इसके बाद वाच्यार्थ क्या होता है जी, हमारा कथित होता है, लक्षार्थ लक्षित होता है, व्यंग्यार्थ व्यंजित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आचार्य विश्वनाथ ने तंत्र सांकेतिकार्थ बोधनाद गिराभिधा, तो अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा बताई। तो आचार्य विश्वनाथ कौन है, जिन्होंने एक साहित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, साहित्य दर्पण। इस साहित्य दर्पण में इन्होंने अलंकार की विवेचना की है और शब्द शक्ति के बारे में बताया है। इन्होंने कहा तत्र संकेत, जिससे हमें संकेत मिलता है, अर्थ से अर्थ का, बोधनाद और उसका बोध भी होता है, उसी को हम अभिधा कहते हैं। वाक्य में सांकेतिक यानी मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली वर्तीय यथार्थ शक्ति को हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी वाक्य में जिन शब्दों से हम किसी शब्द का मुख्य अर्थ सामान्य अर्थ ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के 4 प्रकार होते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञाएं, एक गुणवाचक विशेषण, एक क्रियावाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ये सब सामान्य अर्थ को बताती है, जिसकी वजह से ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थात पहला मुख्य प्रसिद्ध, ठीक है, शब्द का सबसे पहला अर्थ, पानी का सबसे पहला अर्थ जल है, पानी का मुख्य अर्थ जल है, पानी का प्रसिद्ध जो अर्थ है वो जल है, प्रचलित अर्थ जल है, पूर्व विदित जो हम पानी के बारे में कहते हैं सबसे पहले जानकारी लेते हैं वो जल है। इसका बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन पानी का अर्थ लज्जा भी है, मैं पानी पानी हो गई, वो लक्षणा कहलाएगा। तो बैल खड़ा है, तो इसमें अपने आप में जो बैल है वो पूर्व विदित है, परंपरा से आया हुआ है, जीव है, कोश है, व्याकरण से। तो बैल का अर्थ क्या है, वो जानवर जो खेत की जुताई करने में और जो बुग्गी के अंतर्गत प्रयोग करके चारा लाने का काम करे, उस जानवर पशु को हम क्या कह रहे, बैल खड़ा है। आदमी या किताब नहीं समझते, बैल का अर्थ क्या समझते हैं, एक प्रकार का जानवर
जो खेत में हल चलाने में, जुताई करने में प्रयुक्त किया जाता है। अभिधा क्या है? अभिधा का एक अर्थ नाम होता है, ठीक है। नाम वाची अर्थ को बताने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। अभिधा सब शक्ति प्रथम सब शक्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। निराला की कविता तोड़ती पत्थर, ये क्या है जी? इसमें वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये सब क्या है? अभिधा सब शक्ति ही है। इसके बाद यहाँ आपके क्या है, ये पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। इससे आप कंप्लीट कर लेना इस चीज को, और इसके क्वेश्चंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं उनको भी देखना। जैसे सिर पर ताज पहनना, क्या राजा बनना है? रूढ़ अर्थ क्या हो जाएगा? राज सत्ता प्राप्त करना। सिर पर ताज पहनना ये आपकी रूढ़ी लक्षणा कहलाती है। आज के लिए इतना ही समय हो गया है दूसरी क्लास का, तो दोबारा से मिलते हैं फिर। प्यारे दोस्तों, कुछ पीडीएफ आप जरूर देखना, क्योंकि मैं आपकी क्लास के नोट की कैटेगरी में सैटरडे संडे सारी पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। धन्यवाद।